आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले के बाद में जहां पर वंचित वर्ग की जातियां एक दूसरे को संगठित करने में लगी हैं, तो वहीं पर वाल्मीकि समाज भी सभी वंचित जातियों को एकत्रित कर एक बड़ा समूह बना करके बड़े आंदोलन की रणनीति बना रहा है। पंजाब और हरियाणा में इसकी रणनीति बनाई जा रही है। इसको लेकर के आदर्श परिवार के मुखिया दर्शन दत्त रावण लगे हैं। कोई भी मामला था, चाहे प्रमोशन में प्रमोशन का मामला हुआ या 2 अप्रैल को 2018 को जब दलित एक्ट के ऊपर हमला हुआ, चाहे वो मामला था, वो हमने लड़के दिखाया। और 21 अगस्त को इसके ऊपर और मोहर लग गई। अगर हमारे बिना लड़ाई लड़ी जा सकती तो 21 अगस्त को पूरा भारत बंद होना था। मगर मैं बता रहा हूं पूरे आंकड़ों के साथ 700 जिले हैं भारत के, 10 जिले बंद नहीं हो पाए, पूरे भारत के 10। और जहां से ज्यादा बार सीएम बनी मायावती, उत्तर प्रदेश, केवल 2 जिलों में, आगरा और उसके फतेहपुर, 2 जिलों में केवल प्रदर्शन हुए, बाकी जगह खुद लखनऊ में प्रदर्शन नहीं कर पाई। ये हालात थे हमारे बिना। तो और कहा फिर हमें कि ये फूट डालेंगे। ये फैसला फूट हम थोड़ी डाल रहे हैं, फूट तो आपने डाली है। आपको आना चाहिए था खुश होके कि कोई नहीं जी, हमारा बंगला बन गया, आज आपका घर बनने लगा है, लो पहली ईंट मैं लगाता, फिर हम मानते कि ये हमारा खून है, हमारे भाई हैं। मगर वो करे तुम्हारा घर बनने नहीं देना किसी हालत में भी, सारा कुछ हमारे पास रहना चाहिए। कल ही मैं आंकड़ा दे रहा था कि जो हरियाणा में आईएएस की रेशो है वो है 168 के करीब, जिसमें 126 केवल एक जाति की। इतना बड़ा फर्क है। सेकंड क्लास है जिसमें 399, मान लो 400, मान लो 400 का आंकड़ा है, जिसमें केवल 300 अकेली एक जाति का कब्जा। ये हरियाणा का आंकड़ा है। तो बताइए फिर उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। और आज भी एक स्टेटमेंट आया उनका कि जी लड़ाई तो बैकलॉग की लड़नी चाहिए, हम पीछे नहीं हैं, अगले शुरू कर लें हम तब भी साथ आ जाएंगे। मगर बंटवारा ऐसे नहीं होगा। अब बंटवारा वो भी नहीं होना जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्गीकरण होगा, आधा आधा हिस्सा कर दो या संख्या के हिसाब से। बैकलॉग का बंटवारा तो नए फार्मूले से होगा। उसमें यह देखा जाएगा कि अगर 400 में से 3 सीट अगले पहले ही ले गए हैं, 300 ले चुके हैं वो, और बैकलॉग की 200 सीट है, तो आधी आधी नहीं होंगी। फिर बैकलॉग की सीट का मतलब होगा कि 175 पिछड़ों के लिए और 25 अगड़ों के लिए। उसका फार्मूला नया बनेगा ताकि वो आगे आके बराबर हो जाए। आज जब हम उसका रेशो निकालें, गणित निकालें, तो वो पूरा हो जाए। तो इसलिए हम पूरे हरियाणा का एक टूर कर रहे हैं। और दूसरा, हम एक चिंता थी कि संगठन होते, हर जगह संगठन होते अलग अलग। जो लोग बाबरी मस्जिद गिराने गए थे उनके भी संगठन अलग अलग थे, बहुत सारे नाम थे, मगर उन सब ने मिलकर राय एक बनाई थी। तो जो दलित जातियाँ हैं, पिछड़ी दलित जातियाँ, इनके भी सब संगठन भी है, हमारे नाम भी अलग अलग है। तो हम एक राय भी बनाना चाह रहे हैं भी सारे संगठनों का एक समूह बन जाए, आगे से जो प्रोग्राम दिया जाए वो सामूहिक हो, ना कि मैं अलग दूं, शांति जी अलग दें, अटवाल जी अलग दें, तो वो ठीक नहीं है। एक प्रोग्राम हो पूरे भारत के लिए, चाहे वो सड़कों पे निकलने का हो, चाहे वो रामलीला ग्राउंड भरने का हो, कोई भी जो भी प्रोग्राम तय करे आपस में बैठ के, मगर पूरे भारत का एक प्रोग्राम हो। तो इसके लिए हमने आप लोगों को कष्ट दिया था। इस 21 अगस्त के जाटव समाज के भारत बंद पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि उन सब के द्वारा मिलकर के भारत बंद किया जाता तो पूरा भारत वास्तव में बंद हुआ था जैसे पहले बंद होता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन 700 जिलों में से केवल 2 जिलों में भारत बंद का असर दिखाई दिया, जिसमें आगरा और फतेहपुर था। जहां पर मायावती सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री चुन करके गई, वहां पर भी भारत बंद का असर दिखाई नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने जाटव समाज पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने
मायावती और चंद्रशेखर और उनके सभी जातियों के लोगों से एक टेबल पर बैठकर के वार्ता करने और इस पूरी लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ने के लिए आह्वान किया था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं माना। मैंने अभी अर्ज किया कि सबसे पहले ये अलग अलग जातियाँ हैं, धानक है, मुसहर है, हेला है, डोम है ना, और वो खटीक है, बहुत जातियाँ हैं। पहले तो उन सबसे संपर्क हो हमारा एक, फिर उनके संगठनों से जो लोग एक्टिविस्ट है, सच में मूवमेंट करते हैं, तो सारे संगठनों का एक एक दो दो आदमी लेके एक समूह तैयार हो जाए। वो 500 का हो, 700 का हो या हजारों का हो, वो फिर अपनी एक अलग से कोर कमेटी बना लें। कोर कमेटी जो फैसला दे उसको सारे मिलके फिर इम्प्लीमेंट करें। दर्शन दत्त रावत ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए थी कि हमें वर्षों से आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उनका घर बन गया है और उनका घर बनने वाला है। उन्हें आगे बढ़ कर के यह फैसला करना चाहिए था कि उनका घर बना हुआ है और आपका घर बनने वाला है, इसलिए पहली ईंट हम लगाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके आरक्षण का विरोध किया है। इसलिए हम सबको अब सड़कों पर उतरने का समय आ गया है। सभी वर्गों की एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाई जाएगी और उसके बाद उसमें जो फैसला होगा वह माना जाएगा। अपील की, मेरे आर्टिकल आप पढ़ोगे इंडियन एक्सप्रेस में, हमने कहा है कि बड़ा दिल करके हमारे साथ एक बार टेबल पे बैठिए, बड़ा दिल करके आइए, टेबल पे बैठिए। अगर हम गलत है हमें बताइए, अगर आपने कहीं अन्याय किया तो हम आपको बताएं। हमने कहा था, मगर उनको बहुत जल्दबाजी थी। चंद्रशेखर को तो हो सकती है, वो तो कोई राजनीतिक आदमी, उसके पास कोई बड़ी सोच नहीं है, मगर मायावती भी यही काम करे और वामसेव वाले भी यही काम करें जो कह रहे कि बौद्धिक संगठन है, तो इससे ज़्यादा घटिया काम और दूसरा नहीं हो सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को संयुक्त रूप से एकत्रित किया जाएगा और उसके बाद में एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा। उसके द्वारा जो भी फैसले लिए जाएंगे उन फैसलों के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। दर्शन दत्त रावत पंजाब और हरियाणा के विभिन्न जिलों में पहुंच करके जहां समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं, तो वहीं पर दिल्ली में एक बड़ी बैठक के आयोजन की तैयारी में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि उस बैठक के बाद तय हो जाएगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान को भरा जाएगा या देश के विभिन्न हिस्सों में पार्लियामेंट को घेरने की रणनीति। दूसरा प्रयास है हमारा कि जैसे अगर आपको पुराना हमारा याद हो तो हिसार में जब हम कभी आते थे तो उस वक्त होती थी या स्कूटर मोटरसाइकिल रैली बस्तियों की, या करते थे सत्संग। फिर उसमें हमने एक और चीज़ जोड़ी पिछले 20 साल से, अब हम एजुकेशनल सेमिनार भी करते हैं। किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी का हॉल लेके 8वीं क्लास से ऊपर के बच्चों को वहाँ बुलाया जाता है और उससे पहले 2 महीने बस्ती में हर घर को दरवाज़ा खटखटाते हैं। क्योंकि पहली बात ये कि हमारे यहाँ ना माँ बाप जो माँ बाप हैं, ना उनको शिक्षा के महत्व का पता है, ना बच्चों की रुचि है। उस पे पहले बैठ के उनसे बात करते हैं, सर्वे करते हैं, 2 महीने लगा के उसके बाद सर्वे करके फिर सेमिनार रखते हैं। और सेमिनार कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह नहीं होता, हमारा फॉर्मेलिटी नहीं होती। कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है कि रिसोर्स पर्सन आया, यानी एक बड़ा प्रोफेसर आया, उसने अपने कोई विषय पे स्पीच की, आधा घंटा 45 मिनट 10 मिनट क्वेश्चनों के जवाब दिए, चला गया। हमारा सेमिनार होता है कि अगर हिसार में हो रहा है तो जब सर्वे करेंगे उसी दरमियान 2 बच्चे हम ढूंढते हैं अच्छे लगे, जो भाई ये बच्चे अच्छे हैं, ये मंच पे बोल सकते हैं, थोड़ा हौसला है इनमें, एक लड़का एक लड़की, कि ये बच्चे मंच संचालन करने के पहली कमांड तो उन्हीं को देते हैं, हमारा अगला नेतृत्व आए। दूसरा, पहले 2 घंटे बच्चों में से स्पीच कराई जाती है, 2-2 मिनट दिए जाते हैं, मगर बोलना एजुकेशन पे ही है। बच्चे जो भी आके कहेंगे वो एजुकेशन में बताएंगे। जैसे एक बेटी आई, गुरदासपुर है पंजाब का एक जिला, वहाँ के एक बड़ी पॉपुलर जगह है कादियाँ, जहाँ से अहमदिया मुसलमान चलते हैं। वो बेटी ने 10th क्लास में टॉप किया अपने स्कूल में, शहर में भी, अखबारों में फोटो लगी, बोर्ड भी लगे उसके, मगर जैसे उसने +2 के फॉर्म भरे, शर्मिंदगी की बात बता रहा हूँ, आज भी द्रोणाचार्य है, जब उसने +1 के फॉर्म भरे, जब जहाँ जाके हमने स्ट्रीम चुननी होती है, सब्जेक्ट चुनने होते हैं, टीचरों ने कहा
बेटी पूछ के गई थी घर से कि साइंस लेनी है, वो कह रहे साइंस और होम साइंस एक ही होती है, ये टीचरों ने कहा। तो हमारे सेमिनार में ये समझाया जाता बच्चे को भी साइंस में और होम साइंस में क्या फर्क है। हमारे सेमिनार में ये समझाया जाता बच्चे को भी साइंस में और होम साइंस में क्या फर्क है। अगर आपने कॉमर्स कर दी है, विदाउट मैथ कॉमर्स और विद मैथ कॉमर्स में क्या फर्क है। मिसाल बताई जाती है भी अगर बैंक की नौकरी निकले, इंश्योरेंस कंपनी की नौकरी निकले, 2 बीकॉम बच्चे जाएं, एक के पास मैथ है एक के पास नहीं है, बच्चे से हम पूछते बताओ नौकरी पहले किससे मिलेगी, बच्चा जवाब देता मैथ वाले को। तो इसके लिए सेमिनार करते हैं, 2-3 घंटे बच्चे बोलते हैं, फिर उसके बाद टीचरों को बोलने का अवसर दिया जाता है और टीचर हम चुन चुन के बुलाते हैं। हैदराबाद के जो आईटी है वहाँ से जो वीसी रहे वो हमारे प्रोग्राम में आते हैं बच्चों को बोलने। कन्हैया की टीचर निवेदिता मेनन आती है बोलने के लिए, योगेंद्र यादव आते हैं, पूर्वानंद आते हैं, यानी बड़े बड़े टीचर्स बुलाते हैं। और टीचर भी वो जो कमिटेड हो, बच्चों को ये कह के जाते कि मेरा नंबर नोट कर लो, जब चाहे फ़ोन कर लेना। वो टीचर नहीं वो जो कहे कि फ़ोन क्यों किया, ऐसे टीचर बुलाए जाते हैं। जो कि वर्गीकरण अनुपात के हिसाब से जो अभी जो फैसला है वो जो लाभ ले रहे हैं, कितना का संख्या जो है वो उनकी ज़्यादा है या आपको ज़्यादा है? मैंने अभी अभी आंकड़ा बताया कि 18,000 क्लर्कों में से 16,000 क्लर्क उनके हैं। रेशो निकाल लीजिए, 90% बनता है। 90% आबादी तो नहीं है उनकी। तो ये बहुत बड़ा, ये हरियाणा का बता रहा हूं मैं आपको, बाकी सारी स्टेटों में भी यही है। और दलितों की जनगणना में कोई दिक्कत नहीं है, ओबीसी की जनगणना की दिक्कत है जो रोज पार्लियामेंट में उठता है। दलितों की जनगणना है, आंकड़े हैं, पढ़ाई के भी आंकड़े हैं, बेरोजगारी के भी आंकड़े हैं, हर तरह का आंकड़ा दलितों और एसटी के बारे में है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा, हम कल मीटिंग हो रही है दिल्ली में सारे समूह संगठनों की, तो मेरी कोशिश है वहाँ, मैं अपनी तरफ से प्रस्ताव कह रहा हूँ वहाँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो आरक्षण दिया है, ये दिया है एजुकेशन में और सर्विसेज में। अब हम अगला आरक्षण मांगने जा रहे हैं, कल बात करेंगे साथियों से। उसके लिए चाहे सड़कों पे आना पड़े, भारत बंद करना पड़े या पार्लियामेंट ही बंद करना पड़े। पार्लियामेंट वो नहीं बंद कर पाएंगे जिनके 80 MP हैं, पार्लियामेंट वो बंद कर पाएंगे जिनकी 20 करोड़ आबादी है, वो बंद कर पाएंगे पार्लियामेंट। तो उसमें नई मांग ये रखने जा रहे हैं कि राजनीति में भी हमारा वर्गीकरण, हमारा बंटवारा होना चाहिए। अभी आपकी एक बात, आप ही खुद लोग जातिवाद फैला रहे हैं, सभी समाज के कह रहा है कि हमें सीट चाहिए, लेकिन इसमें तो आप लोग ही जातिवाद फैला रहे हैं। इसको कहते हैं हिस्सेदारी। जातिवाद तब है जब मैं आपसे नफरत करूं हाथ मिलाने से, जब मैं आपका हिस्सा खा जाऊं, जब मैं हिस्सा खा जाऊं आपका, तब बहस नहीं होती, सवाल होता। आपको पता इंटरव्यू में और इंटेरोगेशन में क्या फर्क होता है, ये पता आपको? शब्दों में सवाल हो गया और बैठ जाओ, बैठ जाओ, सवाल हो गया आपका, सुन लो, उसका जवाब दो। बैठो, आप सवाल करके बैठो। जातिवाद तब होता है जब मैं किसी जाति के साथ पक्षपात करूं, उसका हिस्सा खा जाऊं, और उस हिस्सा खा के, जैसे आज हमें धमका रहे हैं मायावती, चंद्रशेखर, फिर उसके बाद धमकाएं, उसे कहते हैं जातिवाद। मैं तो आज भी कहता हूं टेबल पे बैठो, बैकलॉग की लड़ाई है तो हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे।